कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करते हैं सैफ अली खान और बॉलीवुड से रिलेटेड एक केस के बारे में। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि सैफ अली खान की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लग गया है, जिसके रिगार्डिंग उनकी प्रॉपर्टी को सीज भी किया जा सकता है, प्लस उनको दोबारा कोर्ट में फाइल करना है। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनको कहाँ से मिली, ये जो एनिमी एक्ट है ये एग्जैक्टली क्या है, प्लस कोर्ट्स के ऑर्डर क्या है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है फाइनली कि अब उसको क्यों रीअपीयर होना है। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले कि ये प्रॉपर्टी कहाँ की। ये प्रॉपर्टी है भोपाल की। जी हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो पूरा जो केस चल रहा है वो भोपाल से रिलेटेड चल रहा है। अब भोपाल कब ऐड हुआ? भोपाल ऐड होता है इंडिया के अंदर अप्रैल 30, 1949 को। ठीक है जी। भोपाल के ऐड होने के बाद जो गवर्नमेंट उनसे ट्रीटी करती है वो ये बोलती है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके राजा महाराजा लोग हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी आपकी जो भी जाएगी वो आपके वंशजों को जाएगी और उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। वो आप ही की अथॉरिटी है, आप ही उनको देंगे। जो भी आगे आके डॉटर बच्चे या जो भी होंगे वो उन्हीं को ही प्रॉपर्टी का दिया जाएगा और ये आप ही का डिसीजन होगा कि भैया आप ही लोगों को देना है, जिसको मर्जी चाहे देश के। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप इंडिया से जरूर जुड़ रहे हैं बट लेकिन इन आपकी प्रॉपर्टी पे आप ही का ही पूरा का पूरा कंट्रोल रहा करेगा। अब ये प्रॉपर्टी इनको मिलती कैसे है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं भोपाल के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में, और थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कहाँ से क्या चल रहा है और कहाँ पर जाकर ये सैफ अली खान जी को ये प्रॉपर्टी मिलती है। तो जी जो लास्ट रूलिंग नवाब ऑफ भोपाल हैं वो थे नवाब हमीदुल्ला। हमीदुल्ला जी लास्ट किंग थे जो कि भोपाल के थे बिफोर, जब इंडिया से ज्वाइन होता है भोपाल। अब इनकी 3 डॉटर होती हैं, अबीदा, सजीदा और राबिया, तीनों की तीनों डॉटर्स। ठीक है जी। तो इनमें से अबीदा और रबीजा ये जो 2 हैं ये क्या करते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, ये इंडिया को छोड़कर जब वॉर होता है इंडिया का या फिर पाकिस्तान बनता है उसके बाद ये पाकिस्तान में चले जाते हैं। अब जो सजीदा उनकी जो बेटी हैं एक, वो इंडिया रहती हैं और वो मैरिज शादी करती हैं इफ्तिकार अली खान पटौदी जी से। ठीक है जी। अब जैसी वो सजीदा जी जो शादी करती हैं इफ्तिकार अली खान से, तो अब वो बेगम बन जाती हैं भोपाल की, क्योंकि बाकी 2 सिस्टर्स तो पाकिस्तान जा चुकी हैं। ठीक है जी। अब जो ये प्रॉपर्टी है वो लेटर किसके पास जाती है? उनके बेटे के पास। अब इनके बेटे थे मंसूर अली खान पटौदी जी, ऑल्सो नोन एज टाइगर पटौदी, जो कि आपके सैफ अली खान जी के पिताश्री थे। अब मंसूर अली खान पटौदी जी क्या करते हैं, वो इंडिया में ही रहते हैं ऑफकोर्स। उन्होंने शादी करी शर्मिला टैगोर जी से। अब शर्मिला टैगोर जी से जो बच्चे हुए वो थे सैफ अली खान, ऑफकोर्स सोहा अली खान जो उनकी सिस्टर है, और एक और है उनकी सिस्टर सबा। तो ये तीनों जी इनके जो वारिस हैं ये होते हैं। अब ये सारे इंडिया में ही रहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है घूम फिर कर जो वो मिलती है अब सैफ अली खान जी को और उनकी 2 सिस्टर्स को। बाय द वे इस प्रॉपर्टी का एस्टिमेटेड कॉस्ट मैं बता दूं आपको 15,000 करोड़ है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ से थोड़ी सी हिस्ट्री जानने के बाद आपको पता लगता है कि ये जो सैफ अली खान जी को ये प्रॉपर्टी बेसिकली मिलती कहाँ से है। शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, सजीदा जी जो थी वो लास्ट आपकी फिर से जो आपकी लास्ट भोपाल की क्वीन बनती हैं। शादी उनकी होती है इफ्तिकार अली खान पटौदी जी से। उनके बेटे होते हैं लेटर जो कि थे मंसूर अली खान पटौदी जी। मंसूर अली खान पटौदी जी शादी करते हैं शर्मिला टैगोर से। शर्मिला टैगोर को से उनको होते हैं 3 बच्चे, सैफ अली खान, सोहा अली खान एंड सबा। तो इन तीनों को ही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, यही एक नॉर्मल रूल है। अब बात करते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की। ये एक्ट है क्या? ये CEPI के अंडर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया कब? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये आया है 1968 के अंदर। 1968 में ये प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। ये क्या कहता है? इसके अंदर 6 पॉइंट्स आते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन कि भैया क्या एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसका। दूसरा आता है इसका कस्टोडियन रोल, क्या कस्टोडियन का रोल रहेगा क्या। तीसरा आता है पर्पस, इसको बनाने का रीजन क्या था गवर्नमेंट के पास। चौथा आता है इसको अमेंडमेंट्स कब करी गई हैं। 5वां आता है डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना क्या होगा अगर ये एक्ट लगता है तो। और 5वां आता है ओनरशिप एंड इनहेरिटेंस, कि भैया जो नेक्स्ट अपने वंशजों को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी उसका क्या रोल रहा करेगा। तो जी सबसे पहले तो जानते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है क्या।
गूगल से ही मैंने सर्च किया, ऑफकोर्स थोड़े से नोट्स बनाए हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग में आपको बता दूं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है लैंड, बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड बाय द इंडिविजुअल्स who migrated to Pakistan or China after 1962, 1965 and 1971 conflicts with these countries. That means कि बड़ा सिंपल सा है कि जो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जो भी लोग इंडिया से वॉर करने के बाद या पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान या चाइना के जो लोग थे वो इंडिया छोड़कर अपने देश चले जाते हैं, पाकिस्तान या चाइना, तो जो उनके पीछे जो प्रॉपर्टी बचती है वही प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी, एज एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि वो देश छोड़ चुके हैं और वो हमारे देश में अब नहीं रहते हैं। अब कस्टोडियन रोल पे बात आते हैं। कस्टोडियन रोल इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर तो आप इंडियन हैं तो ये तो आपके नाम पर हो जाएगा, बट लेकिन आप जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं, आप देश कंट्री को छोड़ देते हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी है आप यहीं हैं और आप हमारे दुश्मन देश में चले जाते हैं, तो भैया कस्टोडियन रोल चेंज हो जाता है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी सीधा की सीधा गवर्नमेंट के अंडर आएगी। गवर्नमेंट चाहेगा तो इसे सेल करेगा, गवर्नमेंट चाहेगा तो इसे रखेगा। आप ना ही इसे सेल कर सकते हैं, ना ही किसी के ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं पर्पस। इसका बनाने का पर्पस क्या है? इसका बेसिकली पर्पस गवर्नमेंट का ये था कि ऑफकोर्स हमारे दुश्मन हैं, देश छोड़ के जा चुके हैं, अब ये प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पे यहाँ रहेगी तो वो किसी भी गलत तरीके से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे लीगली हो, लीगली हो, किसी को गलत तरीके से देना, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। गलत तरीके से इंडिया के खिलाफ यूज किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी दुश्मन देश में जा चुके हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये इसी पर्पज के कारण ये 1968 में रूल बनाया कि भैया जो भी प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड होगी हमारे एनिमीज के, वो गवर्नमेंट के अंडर आएगी जी, वो आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। या तो फिर आप कोर्ट में केस लड़िए, जीतते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब पर्पस के बाद आता है अमेंडमेंट। 2017 में इसमें बहुत सीरियस अमेंडमेंट लाए गए हैं, जो कहता है कि भैया अगर ये प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी एनिमी एक्ट के अंदर आती है तो पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट उसको जब चाहे सेल कर सकती है और वो जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट में जमा कराया जाएगा, वो किसी का पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा। अब डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 2017 में अमेंडमेंट आ चुका था ये डिस्पोजेबल का। अब डिस्पोजेबल जो है, डिस्पोजेबल प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आपका जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो अगर इस केस में फंसती है तो भैया जब तक ये क्लियर नहीं होगा, ना ही आप इसको किसी के ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही आप इसी को बेच सकते हैं। पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। या तो आप केस लड़िए, जीती, और उसके बाद प्रॉपर्टी आपके नाम। उसके बाद आता है ओनरशिप एंड इनहेरिटेंस। अब सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफिकेशन देता है कि भैया आप बेशक से इस प्रॉपर्टी में कई साल से रहते हो, कोई बात नहीं, पर लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आ जाती है तो भैया आपको केस लड़के इसको सोल्यूशन देना पड़ेगा। आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जी नहीं, मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया में ही रहता हूँ और मैं ये प्रॉपर्टी जो है एनिमी एक्ट के अंदर नहीं आती है। वो तो वकील का, ऑफकोर्स वकील का हायर करेंगे, वही प्रूफ करेगा, बट लेकिन वो सेल नहीं कर सकता, ना ही उसको ट्रांसफर कर सकता है। करंट स्टेटस क्या है? अब करंट स्टेटस एज ऑफ 2018 9280 properties were left behind by Pakistani nationals and 126 by China nationals, 9280 पाकिस्तान नेशनल्स और 126 चाइना नेशनल्स जो कि देश छोड़ के जा चुके हैं अपने देश में, वो प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड है। ये ऑफिशियल डाटा है 2018 तक का। टोटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 12,610 प्रॉपर्टीज होती हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 1 लाख करोड़, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर आती हैं और इन पे हमारा सीधा सीधा अपना ये रहेगा, क्या कहते हैं, हमारा कंट्रोल रहेगा और हम जब चाहेंगे इसे बेचेंगे या फिर जो भी होगा, या फिर आप केस लड़के आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए। अब क्यों हाईलाइट हुआ है? अब हम केस के बारे में बात करते हैं। तो जी ये जो केस जो फाइल हुआ है 2000 में एक फाइल हुआ क्लेमर्स के अलावा। अब क्लेमर्स में कौन थे? क्लेमर्स में थे नवाब हमीदुल्ला की बेटियां अबीदा, सजीदा और रबिया। अबीदा और रबिया तो पाकिस्तान जा चुकी थी, सजीदा यहीं रहती थी, पर लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया कि भैया ये प्रॉपर्टी सबको बराबर बांटी जानी चाहिए, सिंपल सा फंडा है, हमें भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। लेकिन 2005 में भोपाल का कोर्ट इसको, इन क्लेम्स को बिल्कुल खारिज करता है बाकी लोगों की तरफ से जो पाकिस्तान में रहते हैं, और बोलता है कि सजीदा जो हैं उन्हीं के जो वंशज हैं वही इस प्रॉपर्टी के हकदार होंगे, और
आगे जाकर ये प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम होगी। तो 2005 में ये रूलिंग आती है भोपाल कोर्ट से कि भैया ये खान के फेवर में ही जाएगा, सैफ अली खान के फेवर में, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन भी हैं और वो एनिमी नहीं है किसी भी तरीके के, इंडिया में ही रहता है, इंडियन सिटीजन है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे ही जाएगी या फिर उनकी बेटियों के नाम पे ऑफ कोर्स। तो ये यहाँ पर ये केस क्लोज हो चुका था, 2005 तक ये क्लियर हो चुका था कि भैया सैफ अली खान जी की प्रॉपर्टी रहेगी और यही रखेंगे, इनकी फैमिली के ही नाम पे रहेगी। तो बहुत ही खुश हो गए होंगे। बट लेकिन जो 2025 में एक केस दोबारा ओपन होता है मध्य प्रदेश की कोर्ट में। मिस्टर संजय द्विवेदी जो कि करंट वहां के जज थे, वो डिस्प्यूटिंग देते हैं कि भैया मैंने जो एविडेंस देखे हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो केस है दोबारा ओपन किया जाए, ये केस दोबारा ओपन किया जाए और सारे स्टेट्स देखे जाए। तो जी मध्य प्रदेश कोर्ट ये कहता है कि भैया ये जो वर्डिक्ट आई है 2005 की, जो भोपाल कोर्ट कहता है कि ये सैफ अली खान जी के नाम पे हो जाएगा, जी नहीं, हम नहीं मानते। इस केस को दोबारा रीओपन करा जाए और जो कि अदर मेंबर्स है जिन्होंने पहले क्लेम किया था और जिसको खारिज कर दिया गया था, उनकी भी पिटीशन ली जाए। टोटल 16+ मेंबर्स हैं जो इस प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर रहे हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि अब जो केस ओपन हुआ है वो मध्य प्रदेश का कोर्ट, मिस्टर संजय द्विवेदी ये कहते हैं कि ठीक है, हम ये केस जरूर ओपन कर रहे हैं और फ्रेश जो भी आपके केसेस हैं उससे रिलेटेड एविडेंस हैं वो दिए जाएंगे, बट ये केस 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, ये किसके फेवर में जाता है। तो यही है आज की पूरी स्टोरी। अगली वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।